नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी टेट एसएसटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने या महमूद गजनवी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अकबर ने। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक का ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन या वैदिक धर्म से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था, घटोत्कच था, चंद्रगुप्त प्रथम था या द्वितीय? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी है? हुमायूं ने, बदायूनी ने या अबुल फजल या गुलबदन बेगम? तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? रानीगंज, चंद्रपुर, डिगबोई या कलपक्कम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलपक्कम है। भारत में परमाणु शक्ति केंद्र कलपक्कम है। ये कहाँ पर है? कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी 1983 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एस्चुरी नदी, यारडंग पवन, नूना तट भूमिगत जल, लटकती घाटी हिमानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूना तट भूमिगत जल नहीं है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। एस्चुरी नदी है, यारडंग पवन है, लटकती घाटी एक हिमानी है। नूना तट भूमिगत जल नहीं है। नूना तट किसी ग्लेशियर यानी हिम चादर या अन्य बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए विस्तृत क्षेत्र में एक बर्फ रहित खुला हुआ पथरीला पहाड़ होता है या चट्टान होता है। इसे हिमानी द्वीप भी कहा जाता है, यानी कि चारों तरफ बर्फ फैली हुई हो और वहाँ पर छोटा खुला मैदान हो, उसे नूना तट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ के पहाड़ों में बहुत सारी बर्फ जमी हुई होती है और कहीं कहीं पर सिर्फ पहाड़ या पत्थर ही दिखते हैं, उसी को नूना तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? चिली में, जापान में, फिलीपींस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस में। मेयान ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। फिलीपींस के लुजाने द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? वलित, अवरोधी, ज्वालामुखी या गुम्बदा पर्वत? तो आंसर हो जाएगा अवरोधी पर्वत। अवरोधी पर्वत भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे ब्लैक पर्वत भी कहते हैं। इसका ढाल तीव्र और शिखर समतल होता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ऐसे पर्वत को
अवरोधी यानी ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इनका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और शीत ऋतु होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला है पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी को उपसौर, अपसौर या संचालन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपसौर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को याद रखिएगा, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की या आयन मंडल की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला क्षोभ मंडल की। बिजली का चमकना और बादलों का गरजना ये क्षोभ मंडल में होता है। इसी मंडल में आंधी, तूफान और बारिश सभी घटनाएं घटित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम, बेंजुएला नहीं है, बेंगुएला धारा है, ब्राजील धारा, क्यूरोसियो धारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगुएला धारा। बेंगुएला जलधारा एक शीत महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा और क्यूरोसियो धारा ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। 15 जून 2005 को संसद में पारित किया गया था और यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को देश में प्रभावी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? एम.एन. रॉय, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला जयप्रकाश नारायण। दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जयप्रकाश नारायण भारत में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह, कृपलानी, स्वर्ण सिंह, अशोक मेहता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला अनुच्छेद 380 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 380 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य और केंद्र सरकारों के बीच वित्त का आवंटन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? 5, 7, 9 या 10? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 5। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? 6 अक्टूबर 1985 में, 4 अप्रैल 1977 में, 23 सितंबर 2013 में, 26 जनवरी 1950 में
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 6 अक्टूबर 1985 में लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई 6 अक्टूबर 1985 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती राय के द्वारा 1985 को दिल्ली में की गई थी। याद रखिएगा 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में P.N. भगवती राय द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में स्थापित की गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? संगीत रत्नाकर, संगीत शास्त्र, संगीत दिवाकर या संगीत सुधाकर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, संगीत रत्नाकर। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल को, प्राचीन काल को, आधुनिक काल को या ब्रिटिश काल को? ऑप्शन पहला, मध्यकाल को। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि इस काल में शासकों द्वारा प्रसिद्ध संगीत विद्वानों को प्रथम श्रेय दिया जाता था, जिनके द्वारा संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज होती थी और संगीत की कई नवीन शैलियों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश राग है, इनमें एक संधि प्रकाश राग है, बिहाग, भैरवी, जैनपुरी, जौनपुरी, वृंदावनी या सारंग? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैरवी। इनमें एक संधि प्रकाश राग है भैरवी। याद रखिएगा। इनमें से एक संगीतमय माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या अथर्ववेद को? तो सामवेद को माना जाता है। संगीतमय सामवेद को माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। इस वेद को संगीतों का वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किसकी है? सेब की है, आम की है, केला की है या नाशपाती की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम की। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म आम की है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? षटभुजाकार विधि, पूरक विधि, कंटूर विधि या आयताकार विधि? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंटूर विधि। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कंटूर विधि अपनाई जाती है। कंटूर विधि में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है। इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेतों में बाग लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है नमक, पेक्टिन, साइट्रिक एसिड या फल का गूदा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेक्टिन। जेली बनाने के लिए पेक्टिन की आवश्यकता होती है। पेक्टिन कहाँ मिलता है? तो यह पेड़ों की कोसा भित्ति से निर्मित एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसका प्रयोग जैम और जेली बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय होती है? अल्फांसो, नीलम, दशहरी या चंद्रकली? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रकली। ये आए हुए क्वेश्चंस है, आप इनको याद रखिएगा। आम की चंद्रकली किस्म बहुभ्रूणीय होती है। अगला क्वेश्चन है, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरपतवार एकत्रितकरण करने के लिए। यह एक मशीनी यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में, कलाई में, घुटने में या कोहनी में? तो आंसर हो जाएगा पहला, कपाल में। अचल संधि कपाल में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के ये 30 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।